हम लोग बात कर रहे थे 126 और 127 तक बात हुई थी, वो 126 तक बात हुई थी। 127 दुर्भर दान, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, दुर्भर दान जैसा नाम से स्पष्ट है कि दान की जो विषय वस्तु है वो सामान्य विषय वस्तु के समान नहीं है, क्योंकि सामान्य विषय वस्तु के साथ दुर्भर शब्द का प्रयोग ये नहीं हुआ था, यहां उसने कहा दुर्भर दान। अच्छा, दान का संव्यवहार हुआ है, उस संव्यवहार में एक विषय वस्तु का दान ये किया जा सकता है और अनेक विषय वस्तुओं का दान ये भी किया जा सकता है। यानी दान के एक संव्यवहार में दान की विषय वस्तु एक हो सकती है और दान की विषय वस्तुएं अनेक हो सकती है, दोनों बातें हो सकती हैं। आपने एक मकान का दान किया और आपने एक मकान, 4 चल संपत्तियां और 5वां बाग, इसका दान कर दिया, तो दान की विषय वस्तु अनेक हो गई और दान की विषय वस्तु एक हो गई, दोनों बातें संभव है। सामान्य दान है तो विषय वस्तु के साथ कोई शब्द लगा ही नहीं, इस सामान्य दान का संव्यवहार यह कहा जाएगा दाता देगा और आदाता प्रतिग्रहित करेगा। कब तक? जब तक दाता देने में समर्थ है और उसका जीवन काल चल रहा है। दान कैसे किया जाएगा, तरीका क्या होगा? 123 उसके मुताबिक दान ये किया जाएगा। जो दान की विषय वस्तु है वे वर्तमान संपत्ति के रूप में होनी चाहिए, अन्यथा वर्तमान संपत्ति के संबंध में दान ठीक है और भावी संपत्ति के संबंध में दान शून्य है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देती, लेकिन यहां एक स्पेशल टर्म उन्होंने यूज किया, दुर्भर। दुर्भर का अर्थ यह हुआ कि दान की विषय वस्तु सामान्य रूप से उस ढंग की नहीं है जैसे दान के सामान्य संव्यवहार में वो होती है। कुछ है जो इस विषय वस्तु को सामान्य विषय वस्तु से अलग कर रहा है। और जब बेयर डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है कि क्या लिख रहा है। कहता है जब दान की कई सारी विषय वस्तुएं और संव्यवहार एक ही है, दान का एक संव्यवहार है और उस एक संव्यवहार में कई सारी दान की विषय वस्तुएं, इनका दान ये किया गया है। कई सारी विषय वस्तुओं के दान के लिए एक ही संव्यवहार किया गया, संव्यवहार अलग अलग नहीं है। एक बार बाग का दान कर दिया, एक बार मकान का दान कर दिया, एक बार किसी और चीज का दान कर दिया, ये नहीं है। संव्यवहार एक ही है और एक संव्यवहार में एक से अधिक वस्तुओं का दान किया गया है। और स्थिति यह है कि उन एक से अधिक वस्तुओं में से किसी एक पर या एक से अधिक पर भार है, चार्ज है, और शेष जो दान की विषय वस्तुएं वे भार मुक्त है। संव्यवहार एक ही है। अगर भार ग्रस्त और भार मुक्त विषय वस्तुओं के दान के लिए अलग अलग संव्यवहार किए गए तब तो 127 ठीक है डिफरेंट वे में लागू होगा। और अगर भारग्रस्त और भार मुक्त सारे संव्यवहारों को करने, ठीक है, सारे संव्यवहारों का दान करने के लिए एक ही संव्यवहार किया गया, तब फिर 127 डिफरेंट बात कहेगा। 127 कहता है कि अगर एक ही संव्यवहार किया गया और एक ही संव्यवहार से जो वस्तुएं दान की गई, उन वस्तुओं में से कुछ भारग्रस्त हैं और कुछ भार मुक्त हैं, तो जो आदाता है उसे यह सुविधा प्राप्त नहीं है कि वो भारग्रस्त इन संपत्तियों का दान अस्वीकार कर दे और भारमुक्त संपत्तियों का दान स्वीकार कर ले। यह नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक ही संव्यवहार को खंडों में नहीं बांट सकते। दाता ने तो एक ही संव्यवहार किया, आप आदाता की हैसियत में यह हक कैसे रखेंगे कि आप दाता द्वारा
कार्य को अलग अलग खंडों में बांट दें। दाता को तो एक काम है, एक काम के माध्यम से उसने अनेक विषय वस्तुएं, अनेक संपत्तियों का दान आपको किया, या तो पूरा, ठीक है। दाता का काम जो है उसे स्वीकार करिए, या दाता के काम को पूरी तरह अस्वीकार करिए। अगर आप दाता के काम को पूरी तरह अस्वीकार करते हैं तो सारी वस्तुएं आपके हाथ से जाएंगी, चाहे वे भारग्रस्त है चाहे वे भार मुक्त है। और अगर आप दाता के काम को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते हैं, पूरी तरह स्वीकार करते हैं, तो सारी वस्तुएं आपके पास आएंगी, जो भारग्रस्त हैं वे भी और जो भार मुक्त हैं वे भी। हां, संव्यवहार अलग अलग हो तब बात डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि फिर प्रत्येक संव्यवहार अपने में दाता के एक संपूर्ण कृत्य को जन्म देता है। और वैसी दशाओं में आपके पास ये सुविधा है कि दाता द्वारा किए गए सारे संव्यवहारों के रूप में जो कृत्य आपके समक्ष हैं दाता के, उनमें से जिसको चाहो स्वीकार कर लो, जिसको चाहो अस्वीकार कर दो, लेकिन एक ही संव्यवहार होने की दशा में ऐसा किया जाना असंभव है। तो बड़ा सामान्य सा सूत्र है, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जो बहुत कठिन हो। अच्छा, एक चीज और, दुर्भर दान उस व्यक्ति को कर दिया गया जो संविदा करने में अक्षम है। संविदा करने में अक्षम अवयस्क है, संविदा करने में अक्षम विकृत चित्त है। प्रत्येक विकृत चित्त नहीं संविदा करने में अक्षम हो, यह स्थिति नहीं है। कौन सा विकृत चित्त संविदा करने में अक्षम है, यह भी लिखा है। कहता वो विकृत चित्त जो इस सीमा तक विकृत चित्त है कि संविदा में उसके हितों पर जो प्रभाव पड़ेगा उसे समझने में असमर्थ है। अगर संविदा में पड़ने वाले प्रभाव जो उसके हितों पर पड़ेगा, ठीक है, संविदा के कारण से उसके हितों पर जो प्रभाव पड़ेगा उसे समझने में वो समर्थ है, तो होता रहे विकृत चित्त, वो संविदा सक्षम है, वो संविदा अक्षम नहीं है, ये लिखा है। लेकिन चलो, अगर ऐसे व्यक्ति को दुर्भर दान किया गया है जो संविदा करने में अक्षम है, जब वो संविदा करने में अक्षम है अर्थात अपनी अवयस्कता या अपनी विकृत चित्तता, इनके तथ्यों के कारण, इन तथ्यों के कारण वह संविदा में जो उसके हित पर प्रभाव पड़ेगा उसे समझने में ही असमर्थ हो रहा है, तो फिर उस दान के माध्यम से जो वस्तुएं उसके पास पहुंचेंगी उनके बारे में जो भार उत्पन्न है पहले से, उसका बोझ उन पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो उस भार को लेना चाहता है या नहीं इसे तय कर पाने की सामर्थ्य ये उसमें है ही नहीं, क्योंकि वो तो संविदाक्षम है। अर्थात संविदाक्षम ये अगर दुर्भर दान को स्वीकार कर ले, संविदाक्षम दुर्भर दान को स्वीकार कैसे, संरक्षक इसके माध्यम से, ठीक है ना, तो वो दुर्भर दान से जुड़ी हुई कोई बाध्यता इसको ग्रहण करता है, कानूनन ऐसा नहीं समझा जाएगा। लेकिन अगर उसकी जो संविदा के लिए अक्षमता है वो समाप्त हो जाती है, वयस्क हो गया या विकृत चित्त स्वस्थ चित्त ये हो गया, और फिर भी वो उस दान के तथ्य को नकारता नहीं है, तो फिर जो बाध्यता उस संपत्ति के साथ लगी हुई है उसे वो ग्रहण करता है, ऐसा माना जाएगा। ये स्थिति हम लोगों ने कहां देखी थी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट उसकी धारा 30, अवयस्क फर्म के लाभों में भागीदार हो सकता था, किंतु अवयस्क फर्म का भागीदार यह नहीं हो सकता था। क्यों? भागीदारी संविदा से उत्पन्न परिस्थिति, संविदा से उत्पन्न स्टेटस ये था। सेक्शन 4 परिभाषित करता था, सेक्शन 5
सेक्शन 6 ये बताते थे कि भागीदारी कैसे निर्मित होगी, तो कहता था भागीदारी संविदा से, न कि परास्थिति, इससे निर्मित नहीं होती। और इसलिए कहता था हिंदू अविभक्त कुटुंब का जो हिंदू अविभक्त कुटुंब है, उसका जो पारिवारिक व्यवसाय है, उसमें भाग लेने वाले व्यक्ति ये परस्पर भागीदार नहीं माने जाएंगे। क्यों? उस व्यापार के भागीदार वे कैसे बन जाते हैं? हिंदू परिवार में जन्म लेने मात्र से, परस्पर संविदा करके वो उसमें शामिल नहीं होते, इसलिए वहां भागीदारी का जन्म नहीं मानते थे। अवयस्क चूंकि संविदा अक्षम है, इसलिए वो भागीदारी के फायदों में तो शामिल हो सकता है, लेकिन भागीदार ये नहीं हो सकता। लेकिन धारा 30 आगे कहती थी कि जिस दिन वो वयस्क हो जाएगा, उसे क्या प्राप्त होंगे? विकल्प प्राप्त होंगे। वो चाहे तो फर्म का भागीदार होने का विकल्प ये चयन कर ले, और चाहे तो फर्म के भागीदार न होने का विकल्प ये चयन कर ले। और फिर कहता था कि यदि उसने भागीदार होने का विकल्प चयन कर लिया, तो यह होगा कि उसकी अवयस्कता जारी रहने के दौरान फर्म ने जो दायित्व तीसरे पक्षकारों के प्रति उपगत कर लिए थे, यानी फर्म यदि तीसरे पक्षकारों के प्रति दायित्व के अधीन है उसके अवयस्क रहने के दौरान, तो उस दायित्व के लिए भी वो दायित्व के अधीन मान लिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति यह होगी कि वयस्कता प्राप्त करते ही वो फर्म के भागीदार न होने का विकल्प ये चयन कर सकता है, और फिर जब तक उसकी अवयस्कता जारी रही है तब तक जो लाभ उसे मिलने चाहिए फर्म के लाभ में से, उन्हें लेकर वो अलग भी हो सकता है। तो ये स्थिति हम लोगों ने वहां भी देखी थी। यही स्थिति यहां देख रहे हैं दुर्वरदान में। दुर्वरदान में कह रहा है संविदा के लिए जो अक्षम व्यक्ति हैं वे बाध्यताओं का बोझ ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन संविदा के लिए अक्षमता जिस तथ्य के मौजूद रहने के विषय कारण से उत्पन्न हुई, उसके हटते ही अगर वे दान का निराकरण ये नहीं करते, तो फिर वे उन बाध्यताओं का बोझ ये सहन करने के लिए विधि के द्वारा विवश ये भी किए जाएंगे। अब देखें, बड़ा आसान सा है, कहीं कोई कठिन बात नहीं है। कहता कि जहां की दान एक ही व्यक्ति को कई चीजों के एकल अंतरण के रूप में है। ड्राफ्टिंग का वही तरीका कि पहले स्थिति बता रहे हैं कि कौन सी स्थितियां हों, ताकि विधि का यह नियम जो इस धारा में अधिनियमित है ये लागू हो जाए। तो उन परिस्थितियों में पहली परिस्थिति क्या कहता है? जहां की दान एक ही व्यक्ति को कई चीजों के एकल अंतरण के रूप में, ठीक है, यह किया गया है, जिनमें से एक पर बाध्यता का बोझ है और अन्यों पर नहीं है। पोजीशन यह है, एकल अंतरण है, एक से अधिक चीजें हैं, एक ही व्यक्ति को दान है। ऐसा भी नहीं कि बाध्यता वाला इन्हें किया गया और ठीक है भार मुक्त इन्हें किए गए, ऐसा भी नहीं। एक ही व्यक्ति को दान है, एकल अंतरण है, एक से अधिक चीजों का ट्रांसफर यह हुआ है, और एक पर बाध्यता का बोझ है और अन्यों पर नहीं है। वहां आदाता उस दान द्वारा कुछ नहीं पा सकता जब तक कि वह ऐसे पूर्णतः प्रतिग्रहित नहीं करता। आप खंडों में नहीं बांट सकते, आपको कुछ नहीं मिलेगा, या तो सब स्वीकार करिए या सब अस्वीकार करिए, ठीक है। लेकिन एकल अंतरण के बारे में यह बात कही उसने, और एक ही व्यक्ति को अंतरण होना चाहिए और एक से अधिक वस्तुओं का अंतरण होना चाहिए। कुछ पर बाध्यता का बोझ है और कुछ पर नहीं। अगर इन चीजों में से कोई चीज अनुपस्थित है तब विधि का यह नियम लागू ही नहीं होगा। एक व्यक्ति को अंतरण नहीं, अनेक व्यक्तियों को अंतरण है, एकल अंतरण के रूप में नहीं, अनेक, ठीक है, अंतरण के संव्यवहारों के रूप में, तब यह नियम थोड़ी लागू हो रहा। क्योंकि कानून तो वैसे भी पढ़ेंगे जैसे रीड बिटवीन द लाइंस, ये ठीक है पद्धति पढ़ने की कही जाती है कि वो भी पढ़िए जो लिखा नहीं है। वो पढ़ेंगे कैसे जो लिखा नहीं? लिखे हुए का जो स्वाभाविक अर्थ है
उसको भी पढ़िए, वो भी लिखा है ऐसा मानकर, यही तरीका है। ठीक है, कहता है जहां की कोई दान, अब उसने बात को क्लियर करना शुरू कर दिया, कहता है जहां की कोई दान कई चीजों के एक ही व्यक्ति को दो या अधिक और स्वतंत्र अंतरणों के रूप में, दो या अधिक व्यक्तियों को स्वतंत्र अंतरणों के रूप में, वह आदाता उनमें से एक को प्रतिग्रहित करने के लिए और अन्यों को लेने से इनकार करने के लिए स्वतंत्र है, चाहे पूर्व कथित फायदाप्रद हो और पश्चात कथित दुर्भर हो। कानून जहां तक आसान किया जा सकता है वहां तक आसान किया जाता है। अगर यह बात न भी लिखी जाए तो भी फर्स्ट पैरा को पढ़ने से यह बात क्लियर है, क्योंकि आप निराकरण ये करने के लिए विवश कब किए गए, जबकि दान एकल संव्यवहार के रूप में और कई चीजों का अंतरण है, कुछ पर बाध्यता का बोझ, कुछ पर नहीं, तब संपूर्ण दान को या तो स्वीकार करने या उसको निराकृत करने, इसके लिए आप फर्स्ट पैरा में मजबूर किए गए। सेकंड पैरा न लिखे तो फर्स्ट पैरा का स्वाभाविक अर्थ है कि यदि स्थिति यह नहीं है तो आप संपूर्ण संव्यवहार को निराकृत करने के लिए विवश नहीं है, कुछ को स्वीकार कर लीजिए, कुछ को निराकृत कर दीजिए तो भी ठीक है। लेकिन बात में स्पष्टता लाने से कोई नुकसान नहीं हो रहा, इसलिए स्पष्टता लाकर सेकंड पैराग्राफ लिखकर बात को और क्लियर कर दिया उसने कि जहां की दान अनेक व्यक्तियों को है और एकल संव्यवहार नहीं, अनेक संव्यवहारों के रूप में, और एक संव्यवहार में दी गई चीजें भारग्रस्त हैं और दूसरे संव्यवहार में दी गई चीजें भारमुक्त हैं, तो आप सारे का निराकरण करो। यह जरूरी नहीं, क्योंकि अनेक व्यक्तियों को और एक ही व्यक्ति को कई सारे संव्यवहार किए गए, तो एक व्यक्ति उन संव्यवहारों को स्वीकार करने के लिए भी स्वतंत्र है जिनमें उसे भारमुक्त चीजें दी गई, और उन संव्यवहारों को निराकृत करने के लिए स्वतंत्र है जिनमें उसे भारग्रस्त चीजें दी गई हैं। बिल्कुल सिंपल चीज है। उसका अर्थ कहता निराश्रित व्यक्ति को दुर्भर दान। ठीक है, अंग्रेजी ठीक लिखी हुई है, ऑनरस गिफ्ट टू डिस्क्वालिफाइड पर्सन, डिस्क्वालिफाइड कहता है जो आदाता संविदा करने के लिए अक्षम है। आदाता की स्थिति क्या है, वो संविदा अक्षम है। संविदा अक्षम कौन होगा, जो धारा 11 उसमें बताई गई विशेषताओं से, ठीक है, युक्त होगा, वो संविदा अक्षम होगा। कहता है जो आदाता संविदा करने के लिए अक्षम है और किसी ऐसी संपत्ति को जिस पर बाध्यता का बोझ है प्रतिग्रहित कर लेता है, वह अपने प्रतिग्रहण से आबद्ध नहीं है। वो अपने प्रतिग्रहण से आबद्ध है ही नहीं, पहले ही कहा। जैसे अवयस्क भागीदारी के लाभों में शामिल हो गया तो बाद में उसे विकल्प मिलेगा कि भागीदार हो या न हो, लाभ ले सकता है, भागीदार नहीं हो सकता, वही कह रहा है। किंतु यदि संविदा करने के लिए सक्षम होने के पश्चात और बाध्यता की जानकारी रखते हुए वह दी गई संपत्ति को प्रतिधृत यानी रिटेन यानी धारण किए रहता है, तो वह ऐसे आबद्ध हो जाता है। दोनों बातें होनी चाहिए। संविदा सक्षम हो जाने के बाद अर्थात वयस्कता आ जाने के बाद या स्वस्थ चित्त हो जाने के बाद वो न सिर्फ संपत्ति को रिटेन करता है बल्कि उसे इस बात की जानकारी भी है कि इन संपत्तियों में से ये भारग्रस्त है, और इसके बाद भी वो रिटेन किए रहता है, तो फिर वो उस बाध्यता से बाध्य हो जाता है। बड़ी सामान्य सी बात है, कोई कठिन बात नहीं। कहता है एक समृद्ध संयुक्त स्टॉक कंपनी भा में अंश है और कठिनाइयों में ग्रस्त एक संयुक्त स्टॉक कंपनी मा में भी उसके अंश है। ठीक है, एक कंपनी प्रॉस्परस है, बढ़िया बिजनेस कर रही है, उसमें उसके शेयर। दूसरी कंपनी कठिनाइयों में है, वित्तीय, और उसमें भी उसके शेयर है। ठीक है, मां में के अपने अंशों मध्य भारी मांगों की प्रत्याशा है, यानी जो समृद्ध कंपनी है उसमें शेयरों में तेजी उछाल ये आने की, ठीक है, आशा है कि उछाल आ जाएगा, दाम बढ़ जाएंगे,
उसके शेयरों के का संयुक्त स्टॉक कंपनियों में के अपने सब अंश खा को देता है, मां में अंशों को प्रतिग्रहित करने से खा इनकार करता है, वह मां के अंशों को नहीं ले सकता। जब सारा एक साथ दिया जा रहा है तो सब लो या मत लो, ये थोड़ी हो सकता है जहां उछालाने की वो लोगे और जो जहां उछालाने का नहीं है वहां नहीं लोगे। तो एक सिंपल सी बात है, दोनों इलस्ट्रेशन आप देख लेंगे, कोई कठिनाई इनमें नहीं है। 128 के तहत सर्वस्व आदाता, सर्वस्व आदाता, सर्वस्व दाता नहीं कहा उसने, सर्वस्व आदाता। आदाता है कौन? जो संपत्ति को लेता है वो है। जब तुम किसी का सब कुछ ले रहे हो, 127 में जरूरी नहीं है सब कुछ दिया जाए। हमने अपनी कुछ संपत्तियां जो भारग्रस्त हैं, जो संपत्तियां भारमुक्त हैं, वो एकल अंतरण के रूप में एक व्यक्ति अर्थात तुम्हें दे दी, लेकिन इसके बाद भी संपत्तियां मेरे पास भाई, इसके बाद भी मेरे पास है, तो तुम सर्वस्व आदाता नहीं हो, बल्कि तुम दुर्भर दान के आदाता हो। ठीक है ना? सर्वस्व आदाता कब हुए? जब तुम मेरी सारी संपत्ति ले रहे हो तब तुम मेरे सर्वस्व आदाता हुए, तब तुम, ठीक है ना? तो वही नियम जो दुर्भर दान के संबंध में, वही सर्वस्व आदाता के संबंध में होना चाहिए। अरे भाई, जब तुम सब कुछ मेरा ले रहे हो तो सब कुछ का अर्थ हुआ वे अधिकार और दायित्व जो हमें प्राप्त है वो सब लेना चाहिए तुम्हें। अगर तुम खाली अधिकार ही अधिकार लोगे, दायित्व नहीं लोगे, तो तुम सर्वस्व मेरा ले रहे हो, ये कैसे कह दिया जाए भाई? सर्वस्व आदाता का मतलब तो यह हुआ जो कुछ मेरे पास है तेरा तुझको सौंपूं। ठीक है, क्या लगे मेरा, ये जो लाइन है ये आनी चाहिए। क्यों? सर्वस्व आदाता आप हो रहे। तो अगर सर्वस्व आदाता कोई हुआ है तो वो दाता के समस्त दायित्वों के प्रति दायित्व के अधीन है। यही बेसिक थीम है सेक्शन 128 की। सेक्शन 128 देखें क्या कहता है। धारा 127 के उपबंधों के अधीन ये है कि जहां की दाता की पूरी संपत्ति का दान है, वहां आदाता दान के समय के दाता के सब शोध ऋणों और दायित्वों के लिए वैयक्तिक रूप से उसमें समाविष्ट संपत्ति के विस्तार तक दायी है। धारा 127 के उपबंधों के अधीन ये है, यानी सर्वस्व आदाता नहीं भी है, लेकिन फिर भी तुमने ऐसी संपत्तियों का दान हमसे स्वीकार किया है जिन पर भार मौजूद है, तो तुम उन संपत्तियों पर जो भार मौजूद है उसके लिए दायी हो। ठीक है? और धारा 127 की पोजीशन नहीं भी है, लेकिन तुम मेरी सर्वस्व संपत्ति के आदाता हो। हमने 127 जैसी कोई बात नहीं कही, लेकिन तुम मेरी सारी संपत्ति के आदाता हो, सारी संपत्ति का दान मेरा ये स्वीकार किया तुमने। तो क्या होगा कि अच्छा 127 में क्या होता है, संपत्ति भारग्रस्त है, आप व्यक्तिगत रूप से आबद्ध नहीं होते। व्यक्तिगत रूप से आबद्ध होने पर क्या होगा, अगर वो संपत्ति आपके हाथ से निकल जाए तो पर्सनली आपके खिलाफ उस बाध्यता के लिए जो संपत्ति पर मौजूद थी मुकदमा चलेगा, और अगर मुकदमा डिग्री हो गया तो आपकी अन्य संपत्तियों से भी उस संपत्ति की रकम ये वसूली जा सकती है। क्यों? फिर वो धन की प्राप्ति के लिए डिग्री होगी। ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि आप व्यक्तिगत तौर पर आबद्ध हो गए। ठीक है, संपत्ति भारग्रस्त थी तो संपत्ति बिकेगी, कम बिके ज्यादा बिके, जैसा हो, हम व्यक्तिगत रूप से आबद्ध थोड़े ही। ठीक है, ये फर्क हो जाएगा। 128 में कहता सर्वस्व आपने लिया है, तब फिर पोजीशन क्या होगी, आप व्यक्तिगत रूप से आबद्ध हो जाएंगे। संपत्ति तो ठीक है दे ऋण, ठीक है, चाहे संपत्तियों पर हो और चाहे वैसे व्यक्तिगत रूप से हम पर मौजूद हो, चाहे जैसे ऋण हो, वे सब ऋण और दायित्व जिनके अंतर्गत दाता अंतरण के दिनांक पर था, यही कह रहा है, कहता है धारा 127 के उपबंधों के अधीन यह है कि जहां की दाता की पूरी संपत्ति का दान है, वहां आदाता दान के समय के दाता के सब शोध ऋणों
जरूरी नहीं है वो संपत्ति पर ही हो, ठीक है, वहां संपत्तियां भारग्रस्त हैं। यहां कहते हैं दाता के सब शोध ऋणों और दायित्वों के लिए वैयक्तिक रूप से, ठीक है, उसमें समाविष्ट संपत्ति के विस्तार तक दायी है। नहीं, 2 लाख रुपए की आपने संपत्ति ली और उस 2 लाख की संपत्ति भारमुक्त है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 10 लाख रुपए का व्यक्तिगत ऋण यह हम पर मौजूद है किसी व्यक्ति का, तो 10 लाख के लिए नहीं, बल्कि 2 लाख की संपत्ति आपने ली है तो 2 लाख तक आप व्यक्तिगत रूप से दायी हैं, ठीक है ना। आप 2 लाख तक व्यक्तिगत रूप से संपत्ति, ठीक है, नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से आप दायी हो जाएंगे। और संपत्ति भारग्रस्त है तो धारा 127 के उपबंधों के अधीन है ही है, ठीक है, तब तो वो भारग्रस्त मानी ही जाएगी, ठीक है ना। और भारग्रस्त संपत्ति नहीं है, हम वैयक्तिक रूप से किसी के ऋणी हैं, तो भी दान के माध्यम से जो संपत्ति आपने पाई है उस संपत्ति के विस्तार, उस संपत्ति का विस्तार जहां तक है उस विस्तार तक आप मेरे व्यक्तिगत ऋणों के लिए भी दायी हो जाते हैं। क्यों? आप सर्वस्व आदाता हैं, ठीक है ना। तो इसमें कहीं कोई समस्या 128 में नहीं होनी चाहिए। 129 कहता है आसन मरण दान और मोहम्मदन विधि की व्यावृत्ति। ये शुरुआत में कहा कि मोहम्मदन ला में 2 प्रकार के दान है, हिबा और मर्जुल मौत। वो मोहम्मदन ला के सिद्धांतों से शासित होते हैं, उनकी विधि मान्यता टीपीए के अंतर्गत निर्धारित होगी ही नहीं, उनकी विधि मान्यता अलग ढंग से निर्धारित होती है। उनकी विधि मान्यता का निर्धारण का ढंग मोहम्मदन ला है और मोहम्मदन ला को, ठीक है, धारा 2 उसमें भी अलग किया है। आगे यूसीसी आ जाए बात अलग है, फिलहाल की पोजीशन यही है, ठीक है। कहता है इस अध्याय की किसी भी बात का संबंध संपत्ति के उन दानों से नहीं है जो मृत्यु को आसन्न मानकर किए गए, यानी मर्जुल मौत, और न वह मोहम्मदन विधि के किसी नियम पर ही प्रभाव डालने वाली है, डालने वाली समझी जाएगी, ये कह रहा है, ठीक है। तो ये दान का चैप्टर खत्म है। अब केवल एक चैप्टर बचा, यानी 8 सेक्शन सिर्फ बचे हैं टीपीए में, और वो 8 सेक्शन कैसे? अनियोज्य दावों के अंतर्गत से संबंधित है। तो पहली चीज आप ध्यान में रख लेंगे कि अनियोज्य दावा क्या है? स्थावर संपत्ति, ठीक है, अनियोज्य दावा, ठीक है। लेकिन अनियोज्य दावा, 1 मिनट सोचना पड़ेगा, क्योंकि 1 से लेकर के, हाँ ठीक है, ठीक है, अनियोज्य दावे को स्थावर संपत्ति ही कहा जाएगा। क्यों? उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि, और हाँ ठीक है, अनियोज्य दावे का बंधक संभव है, अनियोज्य दावे का बंधक भी संभव है। तो बंधक स्थावर संपत्ति यही है, बंधक तो स्थावर संपत्ति का ही होगा, इसलिए अनियोज्य दावा स्थावर संपत्ति माना जाएगा। अनियोज्य दावे का बंधक यह संभव है। अनियोज्य दावा क्या है? यह डेफिनेशन क्लास में था। अनियोज्य दावा कहता है ऐसा अप्रतिभूत ऋण है, अनसिक्योर्ड डेप्ट है, ठीक है, जिसे सिविल न्यायालय अनुतोष देने के लिए आधार के रूप में स्वीकार करता है, वो अनियोज्य दावा है। दूसरा अनियोज्य दावा कौन सा है? वह जंगम संपत्ति जो दावेदार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कब्जे में नहीं है, उसमें दावेदार का जो हित है, और यदि उस हित को सिविल न्यायालय अनुतोष देने के लिए आधार के रूप में स्वीकार करता है तो वह जंगम संपत्ति का हित, यह भी अनियोज्य दावा यह बन जाएगा। एक्शनेबल क्लेम 2 प्रकार के देखे थे हमने, एक वह अप्रतिभूत ऋण और दूसरा जंगम संपत्ति में का हित। जंगम संपत्ति का यह हित और अप्रतिभूत ऋण, ये दोनों यदि सिविल न्यायालय द्वारा अनुतोष देने के लिए आधार के रूप में स्वीकार किए जा रहे हैं, और जंगम संपत्ति दावेदार उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कब्जे में नहीं है,
तो जंगम संपत्ति का ऐसा हित और अप्रतिभूत ऋण दोनों अनियोज्य दावे ये कहलाते हैं। इसका बंधक ये भी संभव है। ठीक है, यानी अनियोज्य दावे का बंधक ये संभव। और बंधक क्या? विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के किसी एक हित, इसका अंतरण ये मेरा अनियोज्य दावा है आपके खिलाफ, अर्थात मेरा 1 लाख रुपए का ऋण आप पर है। ठीक है, ये अच्छा, बंधक क्या है? विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के किसी एक हित का अंतरण जो किसी वर्तमान या भावी ऋण को प्रतिभूत करने के प्रयोजन से, ठीक है, या किसी ऐसे वचनबंध जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा होता है, उसके अपालन को रोकने के प्रयोजन से किया जाए, ये बंधक की परिभाषा है। हमारा आप पर 1 लाख रुपए का ऋण है और यह ऋण टाइम बाउंड नहीं है। यह ऋण जिस संविदा के माध्यम से लिया गया वह धारा 23 भारतीय संविधान अधिनियम उसके मुताबिक शून्य हो, ऐसी स्थिति भी नहीं, अर्थात बिल्कुल वैध ऋण जिसे सिविल न्यायालय अनुतोष देने के लिए आधार के रूप में स्वीकार करेगा, ऐसा 1 लाख रुपए का ऋण मेरा आप पर मौजूद है। तो मेरा ये 1 लाख का ऋण क्योंकि अप्रतिभूत है, तो किस परिभाषा में? अनियोज्य दावा है, एक्शनेबल क्लेम है आपके खिलाफ, मेरा है एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, हमें इन्हें 50,000 रुपए देने हैं। ये गारंटी चाहती है, ये गारंटी मिलनी चाहिए कि इस वचनबंध का पालन होगा। ठीक है, तो इस वचनबंध के पालन को सुनिश्चित करने के प्रयोजनों से मेरा जो 1 लाख रुपए का ऋण है, ठीक है, वो हमने लिखकर इन्हें ट्रांसफर कर दिया कि अगर हम 3 महीने 4 महीने में आपका पैसा वापस न करें तो आप ये जो मेरा अनियोज्य दावा है इसे इनसे प्राप्त करने की अधिकारिणी होंगी। ठीक है, ये आप मुकदमा लाकर वसूल लीजिएगा। ठीक है, ये हमने इन्हें हक ट्रांसफर कर दिया। तो हमने क्या किया है? ठीक है, अनियोज्य दावा पूरी तरह इन्हें ट्रांसफर नहीं किया। ठीक है, उस वचनबंध के पालन को सुनिश्चित करने, प्रतिभूत करने के प्रयोजन से, ठीक है, ये इन्हें अंतरित किया है। यदि हम क्या करें, इनका पैसा दे दें निश्चित किए गए समय में, तो इनके प्रति जो मेरा एक्शनेबल क्लेम है वो जिंदा है, और अगर न दें तो इनके प्रति जो मेरा एक्शनेबल क्लेम है मेरी सहमति के बिना, क्योंकि हमने ट्रांसफर कर दिया इनको, ये स्वयं मुकदमा लाकर इनसे वो अनियोज्य दावा वसूल सकती हैं। ठीक है ना? तो ये संव्यवहार अनियोज्य दावे का अंतरण तो है, किंतु अनियोज्य दावे का विक्रय ये नहीं है। ये अनियोज्य दावे का क्या है? बंधक। अगर सीपीसी वो आपका टीपीए की डेफिनेशंस में देखते जाएंगे तो ये क्या होगा? एक्शनेबल क्लेम का बंधक। इसके मतलब अनियोज्य दावे का अंतरण हो सकता है। अनियोज्य दावे का अंतरण हो सकता है कैसे? विक्रय के रूप में भी हो सकता है, बंधक के रूप में भी हो सकता है, विनिमय के रूप में भी हो सकता है, हां, पट्टे के रूप में नहीं हो सकता। क्यों? पट्टा क्या? अचल संपत्ति के कब्जे और उपभोग का अंतरण, और अनियोज्य दावे में अचल संपत्ति होती ही नहीं, या तो प्रतिभूत अप्रतिभूत ऋण है और या जंगम संपत्ति में का हित। ठीक है ना? अचल संपत्ति तो वहां है ही नहीं, और पट्टा अचल संपत्ति में के, ठीक है, जो कब्जा और अचल संपत्ति का जो उपभोग है इसका अंतरण है। अचल संपत्ति जरूरी नहीं है दिखती हो, मछली मारने का अधिकार आदि आदि, वे भी स्थावर संपत्ति हैं। स्थावर संपत्ति का मतलब क्या हुआ? भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ और भूबद्ध वस्तु, किंतु इसके अंतर्गत खड़ा काष्ठ उगती फसलें और घास नहीं आते। ठीक है, तो यहां कहता है ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम, अनियोज्य दावे का अंतरण, चाहे वह प्रतिबल सहित हो या रहित हो। आपकी किताबों में भी लिखा है, आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां लिखा है कि अनियोज्य दावा स्थावर संपत्ति है और इसका अंतरण बंधक, विक्रय और विनिमय
तीनों प्रारूपों में किया जा सकता है। ये लाइन आपकी किताबों में लिखी है। ठीक है, तो अनुयोज्य दावा, अच्छा बंधक स्थावर संपत्ति का ही होगा, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि बंधक स्थावर संपत्ति में के विनिर्दिष्ट हित का अंतरण है। तो मेरी ये जो बात है कि अनुयोज्य दावा स्थावर संपत्ति, इसके पक्ष में दो प्रमाण, एक प्रमाण अनुयोज्य दावे, ठीक है, के संबंध में आपकी किताब जो बोलती है, और दूसरा प्रमाण बंधक की परिभाषा। ठीक है ना, अनुयोज्य दावे का अंतरण किया जा सकता है। सारे, ठीक है, हित संपत्ति में जो आपको प्राप्त है उनको अंतरित करने की प्रक्रिया, ये हम लोग देखते आए हैं। संपत्ति का विक्रय किस प्रकार किया जाएगा 54, बंधक किस प्रकार किया जाएगा 59, पट्टा कैसे किया जाएगा 107, 106 में अवधि है पट्टे की, और 105 में पट्टे की डेफिनेशन है। ठीक है, सारी चीजें हम लोग देखते आए। दान कैसे किया जाएगा 123, ठीक है, प्रोसेस, प्रक्रिया क्या हो, तो वही स्थावर संपत्ति यानी अनुयोज्य दावा जो है इसको ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या हो, ये 130। अनुयोज्य दावे का अंतरण करेंगे कैसे? अभी तक हम लोग देख रहे थे कि अनुयोज्य दावे का वो संपत्ति का कोई अंतरण हो, लिखित मौखिक दोनों तरह से हो रहा था। और अगर लिखित था तो वह लिखित जिसके लिखित होने की अपेक्षा की गई थी संपत्ति के अंतरण हेतु, उसके अनुप्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षाएं ये भी हुई थी। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो रहा था कि स्थावर संपत्ति का अंतरण ऐसी लिखित के माध्यम से ही संभव था जो सिर्फ लिखित थी या अनुप्रमाणित थी, और कई बार ऐसा भी था कि अनुप्रमाणित और रजिस्ट्रीकृत, लिखित, ये तीनों बातें होनी चाहिए। और लिखित एक बात नहीं है, ये बार बार बोलना पड़ता है। लिखित की अंग्रेजी डीड है, लिखित की रिटन है, दोनों एक चीज नहीं है। अनुयोज्य दावे का ट्रांसफर ये देखें कैसे करता है, कहता है अनुयोज्य दावे का अंतरण चाहे वह प्रतिफल सहित हो या रहित हो। स्थावर संपत्ति अगर ट्रांसफर होती है प्रतिफल रहित तो दान कहलाती है। ठीक है, तो अनुयोज्य दावे का अंतरण प्रतिफल सहित भी हो सकता है। मेरा एक अनुयोज्य दावा 1 लाख रुपए का ऋण हमें इनसे चाहिए, हमें इन्हें कुछ नहीं देना, फिर भी हमने उठाया, इन्हें ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और चूंकि संपत्ति अंतरित हो गई है इन्हें, तो अभी संपत्ति के संबंध में सारी कार्यवाही करने का हक इन्हें होगा। 1 लाख रुपया जो अप्रतिभूत ऋण के तौर पर हमें इनसे चाहिए था, वो आज से ये वसूल सकेंगी, और उसे वसूलने के लिए जो उपाय ये करेंगी उस उपाय में हमें पक्षकार बनाना जरूरी नहीं होगा। क्यों? संपत्ति तो इनके पास चली गई। यही अंतर पट्टा और लाइसेंस, उसमें हम लोगों ने देखा था लाइसेंस संपत्ति नहीं थी, पट्टा संपत्ति था, इसलिए लाइसेंस के अधीन संपत्ति में किसी के द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की दशा में स्वयं वाद लाने का अधिकारी नहीं था, जबकि पट्टेदार था। पट्टाकर्ता को बिना पक्षकार बनाए, यही स्थिति यहां है। हमने ट्रांसफर कर दिया, प्रतिफल सही ट्रांसफर किया, प्रतिफल रहित ट्रांसफर किया, इससे क्या मतलब? हमें इनका 20,000 रुपए का ऋण देना है, इनका 1 लाख का। ठीक है, 1 लाख इनसे लेने। ठीक है, हमने ये 1 लाख वसूलने का हक इन्हें दे दिया। विनिमय है, विनिमय में दोनों संपत्तियों का बराबर होना जरूरी नहीं भाई, विनिमय में दोनों संपत्तियों का बराबर होना तो जरूरी नहीं। ठीक है, विनिमय हो गया। ठीक है, तो आपका चाहे प्रतिफल सहित हो या रहित हो, दोनों स्थितियां हो सकती। कहता है अनुयोज्य दावे का अंतरण चाहे वह प्रतिफल सहित हो या रहित हो, ऐसी लिखत के निष्पादन द्वारा, ठीक है, ऐसे लिखत के निष्पादन द्वारा ही किया जाएगा जो अंतरक या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है, यानी डीड के माध्यम से होगा। और डीड कैसी होगी? रिटर्न।
रजिस्ट्रीकृत होना जरूरी नहीं है, अनुप्रमाणित होना जरूरी नहीं है, केवल लिखत होनी चाहिए। और किसके द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए? अनुयोज्य दावे का अंतरण चाहे वह प्रतिफल सहित हो या रहित, ऐसी लिखत के निष्पादन द्वारा ही किया जाएगा जो अंतरक अंतिरति के दस्तखत हो जरूरी नहीं है। निष्पादन अंतिरति भी करे ऐसा जरूरी नहीं है, केवल अंतरक या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता, ठीक है, या उसके सम्यक रूप से अधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है, वह ऐसी लिखत के निष्पादन पर पूरा और प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ऐसी डीड लिखी जाएगी तो अनुप्रमाणित होने की जरूरत ही नहीं, रजिस्ट्रीकृत होने की जरूरत ही नहीं। जैसे ही ऐसी डीड लिखी गई बस तत्काल वो पूरा भी हो गया और प्रभावी ये भी हो गया। ठीक है, क्योंकि प्रभावी हो गया इसलिए आगे कहता है और तदुपरि, यानी तदुपरि यानी इसके बाद, प्रभावी चूंकि हो गया तो इसके बाद और तदुपरि अंतरक के सब अधिकार और उपचार। अंतरक कौन है? जिसे अनुयोज्य दावा प्राप्त था, यानी 1 लाख रुपया हमें आपसे चाहिए था तो हम अंतरक हुए, हम ही तो ट्रांसफर करेंगे। और अंतरक के सब अधिकार और उपचार। मेरा अधिकार क्या था? मेरा अधिकार यह था 1 लाख रुपया इनसे पाना। उपचार क्या था? यदि ये न दें तो मुकदमा लाकर वसूल लेना। अंतरक के सब अधिकार और उपचार, चाहे वे नुकसान के तौर पर हो या अन्यथा। ठीक है, यानी अगर जंगम संपत्ति में क्या हित, वो भी तो अनुयोज्य दावा है। ठीक है, तो अगर जंगम संपत्ति नष्ट हो जाए तो उसके बदले नुकसानी प्राप्त करने का हक ये हमारे पास होगा। ठीक है, तो सारे अधिकार और उपचार चाहे वे नुकसानी के रूप में हो या अन्यथा, चाहे उनका स्वरूप नुकसानी का हो या किसी भी प्रकार का हो, ठीक है, अंतिरति में निहित हो जाएंगे। और जो अंतिरति में निहित हो गए तो अंतिरति वे सारी कार्रवाइयां उन उपचारों को, उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कर सकेगा जो उस अनुयोज्य दावे के संबंध में स्वयं अंतरक कर सकता था। अंतरक को उन उपायों और उपचारों का पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं होगा क्योंकि सारा कुछ अंतिरति में निहित हो गया। ठीक है ना, तो कहता है अंतिरति में निहित हो जाएंगे चाहे अंतरण की ऐसी सूचना जैसी एतस्मिन पश्चात उपबंधित है दी गई हो या न दी गई हो। यानी हम इन्हें बताएं कि 1 लाख रुपए का ऋण जो हमें आपसे शोध्य है वो हमने इनको ट्रांसफर कर दिया, या न बताएं, इससे कोई मतलब नहीं। अगर हमने लिखत निष्पादित कर दी या मेरे प्राधिकृत अभिकर्ता ने लिखत निष्पादित कर दी इनके पक्ष में, तो अंतरक के रूप में हमने अनुयोज्य दावा इन्हें अंतरित कर दिया है। ठीक है ना। अब देखिए अंतरण शब्द का सक्षम अंतरण करता ये बताता है धारा 7 में, कहता स्थावर संपत्ति का धारक होना चाहिए। इसके मतलब अनुयोज्य दावा स्थावर संपत्ति है, ये भी एक तर्क है। ठीक है, तर्क ये भी माना जाएगा। इन्हें सूचना अनुयोज्य दावे के अंतरण की मिली या नहीं मिली इससे कोई मतलब नहीं है, हमने इन्हें दे दी इन्हें सूचना तब भी अच्छा, नहीं दी तो भी अच्छा। अब ये ऋणी है भाई, ये ऋणी है, ये ऋण लेनदार के तौर पर हमें जानती है, हमने इन्हें ट्रांसफर कर दिया अनुयोज्य दावा। ये उन अधिकार और उपचारों को इनके विरुद्ध प्रवर्तित कराने में हमें पक्षकार बनाए ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि इन्हीं में निहित हो गए सारे अधिकार और उपचार। लेकिन ये सपना तो नहीं देख रहे इन्होंने, और हम भगवान राम के वंशज होंगे ये भी जरूरी नहीं। इन्होंने वो अनुयोज्य दावे के रूप में जो चीज थी जंगम संपत्ति में का हित या अप्रतिभूत ऋण, वो हमें वापस किया, हमने गप से रख लिया। ठीक है, तो ये ठीक है कि इस अनुयोज्य दावे के संबंध में सब ऋण, सब अधिकार और उपचार इनमें निहित हो चुके हैं, लेकिन इन्हें सूचना मिलनी चाहिए थी ना। ठीक है, सूचना अंतरण के लिए आवश्यक नहीं मानी गई थी। क्यों? अंतरक के तौर पर हमें यह हक था कि हमें जो कुछ है वो हम इन्हें दे दें या किसी को दे दें, इसलिए सूचना आवश्यक नहीं मानी गई थी। लेकिन जो अनावश्यक है उसे न करने से अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो एज ए गुड सिटीजन आपसे अपेक्षा है कि वो करें, भले ही वो अनावश्यक है।
ठीक है, तो सवाल यह कि इन्हें सूचना देना जरूरी नहीं था, लेकिन हमें देनी चाहिए थी, नहीं दी, या इन्हें देनी चाहिए थी, नहीं दी, तो अब भुगतो। ठीक है, ये कुछ नहीं पा सकती अनुयोज्य दावे के अंतर्गति के तौर पर। अनुयोज्य दावे के अंतर्गति में अनुयोज्य दावे के संबंध में अधिकार और उपचार प्राप्त करने के सारे हक निहित हो जाएंगे, नो डाउट, लेकिन ये निहित होना अध्ययन रहेगा। जो मूल ऋणी और लेनदार है उसके बीच होने वाले संव्यवहार के इसके अधीन ही रहेगा वो। ठीक है ना, अगर सूचना नहीं दी गई, हां दी गई है, यानी ये ऐसी ऋणी है जिन्हें अनुयोज्य दावे के अंतरण की पूरी सूचना है, फिर ये हमें दे दें तो गलती इनकी। तो अंतर्गति अपना अधिकार और उपचार जो अनुयोज्य दावे के संबंध में उसमें निहित हो गया वो इनके विरुद्ध यानी मूल ऋणी के विरुद्ध प्रवर्तित कराएगा, और नहीं है तो नहीं कराएगा। अगर सूचना नहीं दी गई है तो फिर पक्षकारों की गलती है, अंतरक और अंतर्गति की। फिर मूल ऋणी के द्वारा जो संव्यवहार ये किए जाएंगे अंतरक के साथ यानी मूल लेनदार के साथ, उन संव्यवहारों के बाबत अंतर्गति किसी अधिकार या उपचार का प्रवर्तन कराने का हकदार नहीं होगा। ठीक है ना, यह बात सेकंड पैराग्राफ में कही है। कहता है परंतु ऋण या अनुयोज्य दावे के बारे में हर व्यवहार में वापस करने के व्यवहार भी शामिल हो गए। कहता परंतु ऋण या अन्य अनुयोज्य दावे के बारे में हर व्यवहार जो ऋणी द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है, ठीक है, ऋणी द्वारा इनके पिताजी ने हमें पैसे वापस कर दिए तो अन्य व्यक्ति हैं वो, ठीक है ना, इन्होंने कर दिए तो ठीक है, ऐसा हर व्यवहार जो ऋणी या अन्य व्यक्ति ने किया है, किसके बारे में, अनुयोज्य दावे के बारे में। परंतु ऋण या अनुयोज्य दावे के बारे में हर व्यवहार जो ऋणी द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है, जिससे या जिसके विरुद्ध अंतरक यथापूर्वोक्त अंतरण की लिखत के अभाव में ऐसा ऋण या अनुयोज्य दावा वसूल करने या प्रवर्तित कराने का हकदार होता, ये ऐसी ऋणी है या इनके पिताजी अन्य व्यक्ति के रूप में, इनके पिताजी के रूप में तो उनके विरुद्ध अनुयोज्य दावा प्रवर्तित कराने का है कि हकदार हम नहीं हैं, लेकिन इनके पिताजी अगर इनके गारंटर भी हैं, अगर इनके प्रतिभू भी हैं, तो उनके विरुद्ध भी हम अनुयोज्य दावा प्रवर्तित कराने के हकदार हैं। हालांकि तब वो अनुयोज्य दावा बचेगा ही नहीं, क्योंकि अनुयोज्य दावा हमेशा अप्रतिभूत होता है, ठीक है ना। अगर गारंटर आ गया तो वो अनुयोज्य दावा कहां बचा, ठीक है ना। लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एक बात को समझने के लिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके विरुद्ध इनके स्थान पर हम अनुयोज्य दावे को प्रवर्तित कराने का हक ये रखते हैं, ठीक है, और उसने अनुयोज्य दावे के बारे में हमसे कोई व्यवहार ये किया है, ठीक है, तो ऐसे अंतरण की लिखत के अभाव में जो हमने इन्हें ट्रांसफर कर दिया अनुयोज्य दावा ये ना हो, तो उस व्यक्ति के विरुद्ध हम अनुयोज्य दावे को प्रवर्तित कराने का हक रखेंगे ना, या इनके विरुद्ध अनुयोज्य दावे को प्रवर्तित कराने का हक रखेंगे। और इन्होंने ही या उस व्यक्ति ने अनुयोज्य दावे के बारे में कोई व्यवहार किया है, तो उस व्यवहार के संबंध में अंतर्गति की स्थिति क्या होगी इनकी, यह देखने लायक है। यही वो बता रहा है कि परंतु ऋण या अन्य अनुयोज्य दावे के बारे में हर व्यवहार जो ऋणी द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है, जिससे या जिसके विरुद्ध अंतरक यथापूर्वोक्त अंतरण की लिखत के अभाव में ऐसा ऋण या अनुयोज्य दावा वसूल करने या प्रवर्तित करने का हकदार होता, ऐसे अंतरण के मुकाबले में विधिमान्य होगा, चाहे सिवाय वहां के जहां कि ऋणी या अन्य व्यक्ति उस अंतरण का पक्षकार है या उसमें उसकी ऐसी अभिव्यक्त सूचना पा चुका, अभिव्यक्त विविक्षित नहीं कहा, जो एतस्मिन पश्चात उपबंधित है, ठीक है ना। अंतरण की ऐसी लिखत के अभाव में जो उसने अंतर्गति के पक्ष में लिखी है, उस व्यक्ति या उस ऋणी के विरुद्ध जिन अधिकार और उपचारों को प्रवर्तित कराने का हकदार होता, जो अंतरण की लिखत के अस्तित्व में आ जाने के कारण आज
ठीक है, वो प्रवर्तित कराने का हकदार नहीं है। ठीक है ना। ऐसे अंतरक से ऐसे व्यक्ति या ऋणी के द्वारा, ठीक है, अनुयोज्य दावे के बारे में कोई व्यवहार किया गया है जिसमें अनुयोज्य दावे की वापसी भी शामिल है, कोई व्यवहार किया गया है, ठीक है ना, तो ऋणी के अनुयोज्य दावे के अंतिरति के सारे अधिकार इस व्यवहार के अधीन रहेंगे, बशर्ते मूल ऋणी इस अंतरण की संविदा का पक्षकार न हो। क्योंकि अगर पक्षकार है तब तो तुम जानते हो कि भाई अनुयोज्य दावा अंतरित हो चुका है, तो अनुयोज्य दावे के संबंध में कोई भी व्यवहार तुम अंतरित से क्यों कर रहे हैं, फिर तो अंतरित से करो, ठीक है ना, फिर तो तुम्हें उससे करना चाहिए। लेकिन अगर तुम पक्षकार ही नहीं हो, यानी मूल ऋणी अंतरण की उस लिखत का पक्षकार ही नहीं और न उसे उस प्रकार की अभिव्यक्त सूचना प्राप्त की हुई है जो थर्ड पैरा में है, थर्ड पैरा में नहीं बल्कि सबसेक्शन 2 में जो एतस्मिन् पश्चात वर्णित है, तो फिर ऋणी अगर कोई संव्यवहार मूल लेनदार अर्थात उस लिखत के अंतरक से कर रहा है, ठीक है, तो वो गलत क्या कर रहा है, तो अंतरति उसके विरुद्ध उन उपचार और अधिकारों को प्रवर्तित क्यों कराए या उसे क्यों कराने दिया जाए जो उसे लिखत के अधीन प्राप्त हुए। बात तो एकदम न्याय संगत है, ठीक है ना। तो यही जो चूंकि न्याय संगत है तो यही लिखा है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सूचना कैसे देंगे आप, जो अनुयोज्य दावे का अंतरति यानी जिम्मेदारी इनकी है, अनुयोज्य दावे का अंतरति अंतरण की यथापूर्वक लिखत के निष्पादन पर उसके लिए वाद या कार्रवाइयां करने के लिए अंतरक की सम्मति अभिप्राप्त किए बिना और उसे उनमें का पक्षकार बनाए बिना स्वयं अपने नाम से ऐसा वाद ला सकेगा या ऐसी कार्रवाइयां संस्थित कर सकेगा, तो ये तो बात सही है भाई। जब ट्रांसफर ही नहीं हो गया, अधिकार और उपचार इनके पास ही पहुंच गए, तो फिर इन्हें हमें पक्षकार बनाना ही क्यों चाहिए, ठीक है, वो तो आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे आपकी एतस्मिन् पश्चात उपबंधित है, वो कहा, तो सबसेक्शन 2 में नहीं, आगे आ जाएगा। एतस्मिन् पश्चात का मतलब ये जरूरी थोड़ा सबसेक्शन 2 में ही आ जाए, 132 में आ जाएगा, 130 है सब सेक्शन, ये 131 132 अभी तो कई सेक्शन बाकी हैं। हाँ आ गया 131 कहता सूचना का लिखित और हस्ताक्षरित न होना, यानी अगला सेक्शन वो भी तो एतस्मिन् पश्चात उपबंधित इस शब्द के अंतर्गत आएगा। तो ये आपका सूचना ये देनी है किसको, दोनों पक्षकारों में देखेंगे किसको देनी है, 131 में देख लेंगे कैसे देनी, लेकिन सूचना देनी है, अन्यथा उसके अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव हो ये नहीं होगा। अपवाद एक्सेप्शन कहता है इस धारा की कोई भी बात किसी समुद्री बीमा या अग्नि बीमा पॉलिसी के अंतरण को लागू नहीं, केवल दो ही बातें कही, समुद्री बीमा और अग्नि बीमा पॉलिसी, क्योंकि संपत्तियों का यही होगा, ठीक है ना। समुद्री बीमा या अग्नि बीमा पॉलिसी के अंतरण को लागू नहीं है और न बीमा अधिनियम की धारा 38 के उपबंधों पर प्रभाव डालती है। इंश्योरेंस एक्ट हमने पढ़ा नहीं, उसका सेक्शन 38 क्या कहता है हमें नहीं मालूम, लेकिन एक्सेप्शन 3 बातों को अलग कर देता है कि अगर आपने अग्नि बीमा या समुद्री बीमा पॉलिसी इसका अंतरण करना चाहा है तो वो अनुयोज्य दावों के अंतरण के समान हो जाए, ऐसे नहीं होगा, बल्कि उसी ढंग से होगा जो ढंग बीमा अधिनियम की धारा 38 विहित करती होगी, ठीक है ना, उसी ढंग से होगा। बाकी उन्हें अनुयोज्य दावा मानकर आप 130 के हिसाब से उन्हें ट्रांसफर करते, ऐसा नहीं होगा। तो ये अनुयोज्य दावों का अंतरण हो गया, लगभग पीपीए खत्म हो गई, लगभग खत्म हो गई। 6 सेक्शन बचे हैं, कल देख लेंगे और टीपीए खत्म हो जाएगी, इसके बाद एविडेंस बात